अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके बरकी में 13.5 साल के बच्चे को इंतहाई बर्बरियत के साथ कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को एक ज़ेर तामीर मकान में फेंक दिया गया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके रिश्तेदारों का हमसाया ही निकला। इसको किस वजह से कत्ल किया गया है, इंसाफ के लिए बच्चे के वालिदैन क्या दुआएं दे रहे हैं, माहिर कानून और माहिर नफ्सियात ऐसे वाक़यात पर क्या राय रखते हैं और इन केसेस का क्या रिजल्ट निकलता है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। लाहौर में आए रोज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए हैं जिनका सुनते साथ ही इंसान जो है वो तशवीश में मुब्तला हो जाता है कि इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में क्यों कर पेश आ रहे हैं। हाल ही में थाना बरकी के इलाके में एक वाक़या पेश आया जहाँ पर 24 सुपारों के हाफ़िज़ कुरान बच्चे को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को एक ज़ेर तामीर मकान में फेंक दिया गया। वालिदैन ने बच्चे की लाश को हर तरफ तलाश करने की कोशिश की लेकिन बच्चे की लाश ना मिल सकी। बिल आखिर बच्चे की लाश एक ज़ेर तामीर मकान के बेसमेंट से मिली और लाश जो थी उसके ऊपर ना सिर्फ तशद्दुद किया गया हुआ था बल्कि उसका बच्चे का गला भी काट दिया गया हुआ था। ये वाक़या कैसे पेश आया, किन अफराद ने इस बच्चे को कत्ल किया, इनकी क्या दुश्मनी थी, ये सब तमाम तफसीलात जानने के लिए बच्चे के वालिद जो मुद्दई मुकदमा भी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और बच्चे के मामू हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये कहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ क्या करने आए थे, कैसे वाक़या पेश आया। बहुत अफसोस है जी कि आपके बेटे को इस तरह इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। आप लोग कहाँ के रहने वाले? हमारी रहायश जो है वो फैसलाबाद में है, मदीना टाउन नूर गार्डन में, वहीं के हम रहायशी हैं और यहाँ पर हम सिर्फ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे भांजे की शादी थी अक्टूबर में, तो उस शॉपिंग के लिए हम यहाँ पर बेटे के मामू के घर आए हुए थे। तो अक्सर यहाँ पे इस इलाके में आते हैं या कभी कभी आना होता है? तकरीबन को 3-4 माह का टाइम होता है, इंटरवल है। उसके बाद फिर क्योंकि हमारे भाई भी हैं और ज़ाहिर बात हमारा तल्लक ऐसा है कि हमारा आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। तो कितने बच्चे आपके? कुल 3 बच्चे थे जी। अब एक बड़ी बेटी है, एक छोटा बेटा है। सबसे बड़ा बेटा जो शहीद हुआ है, जो मर्डर हुआ है इसमें, वो उसी के केस के सिलसिले में आप हाजिर हुए। तलहा क्या करता था? तलहा इरफान जो था वो मैं थोड़ा सा बता भी दूं बेटे के बारे में, क्योंकि मेरी थोड़ी सी काफ़ी दिल आज़ारी भी हुई जो पहली न्यूज़ ब्रेक की गई टीवी पे। वो दैट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी कि एक लड़की के लिए एक लड़के को कत्ल कर दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं थी। बेटा जो मेरा है वो शुरू से, यानी जब से वो स्कूल जाना शुरू हुआ है तो हर क्लास में वो टॉप करता था। ही वाज ए टॉपर इन एवरी क्लास। जब 5 क्लास हुई तो जब बच्चों की ख्वाहिश होती है, जब किसी से पूछें तो वो कहते हैं यार कि हमने पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि पापा मैं हाफ़िज़ कुरान बनना चाहता हूँ। खुद से उसने इज़हार किया? जी, उसने खुद किया। और आजकल के दौर में जो बड़ा मटीरियलिस्टिक दौर है, उससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे घर की तरबियत कैसी होगी। अभी माशाल्लाह उसके 22 पारे हो गए थे और नवंबर में उसकी आमीन भी थी, पूरी लिस्टें बनाई हुई थी, सब कुछ तैयार था। लेकिन बहर अल्लाह ताला की प्लानिंग कुछ और थी। जो भी हुआ फिर आपके सामने है, वो फिर शहीद हो गया बेचारा। और हुआ क्या? आप लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए और डेफिनेटली जैसे आप बता रहे हैं कि आप यहाँ पे अक्सर आते हैं, तो अक्सर आना। तलहा क्या करने के लिए बाहर गया? क्या उसका इस इलाके में किस लोगों के साथ ताल्लुक़ वगैरह था? जी ऐसे ही है, जैसे सर छोटे होते हम लोग जाते थे अपने नानके वगैरह मामू के घर, तो जो कज़न्स के दोस्त होते हैं उनके साथ ही बंदा फ़न के लिए जाता है बाहर। क्रिकेट खेल लेता है, हॉकी खेल लेता है, बातें कर लेता है, वॉक कर लेता है। तो उसकी कोई ऐसा कोई दोस्ती नहीं थी कातिल से, बल्कि सिर्फ वो कज़न्स के फ्रेंड ही थे। तो जब भी आते थे वो बाहर क्रिकेट वगैरह खेलते थे, इसके अलावा कोई ऐसा इशू नहीं था किसी किस्म का। और जो वजह है मेन, वो ज़ाहिर बात है सब लोगों को पता है कि काफ़ी दफ़ा मैंने बताया भी है चैनल्स पे भी कि वो वजह सिर्फ यही थी कि इनके जो हमसाए हैं बेटे के मामू के, उन्होंने रिश्ता भेजा था जो कातिल है उसका।
तो वो 2 मेन वजूहात की बिना फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। एक वजह ये थी कि बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं, कुछ 14-15 साल की उम्र है। बेटा जो जिसने कत्ल किया वो भी तकरीबन कोई 17-18 साल का, फिज़िकल उसकी जो अपीयरेंस है उससे लग रहा है, और बेटी भी छोटी थी। और दूसरी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि हम आउट ऑफ फैमिली शादी नहीं करते, हम शेख हैं और वो उनकी ज़ात जो है वट्टू है, तो इस वजह से उनको इनकार किया था सिर्फ। जब तलहा बाहर खेलने के लिए गया तो आप लोगों को तशवीश किस टाइम लाहक हुई? कैसे आप लोगों को पता चला कि कुछ हो गया, कि मिल नहीं रहा था, क्या हुआ? जी ऐसे है कि इस पूरे केस में मैं और जो मेरे साथ बैठे हैं उनके मामू, ये हम दोनों ही शॉपिंग पे गए हुए थे। हमें पीछे वाक़े का कोई इतना ख़ास इल्म नहीं, इतना पता लगा है कि वो गायब हुआ है, और उसके बाद फिर वो जब हम पहुँचे हैं तो वो अस्पताल में उसकी जो डेड बॉडी है वो हमें मिली है। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि वो डेड हो गया। हम पहुँचे हैं जब वो, तो वो डेड हो चुका था। वकूए के बारे में आपको क्या पता चला? कैसे वकूआ पेश आया, कहाँ पे आया, घर से कितनी दूर थी ये जगह जहाँ पे जाए वकूआ, जहाँ पे ये वाक़या पेश आया? मेरा ख्याल है कि आप इस मामले को ना वो अभी, क्योंकि मेरे अभी ज़ख्म बहुत गहरे हैं सर, और मैं बार बार ये बातें नहीं करना चाहता, तो बहरहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसमेंट है, पास ही एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है, वहाँ पर उसने कत्ल किया जाके उसका, ठीक है, उसको धक्का दिया, जो भी किया उसने वो खुद ही लड़का बताएगा कातिल। तो इतना कि मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी मुझे इतना कोई इल्म नहीं है, ना ही मैंने पूछा और ना मेरी हिम्मत पड़ी बार बार पूछने की। आपने कातिल से मिले आप? मैं, हाँ जी, एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है हवालात में, तो ही वाज़ वेरी नॉर्मल, और उसके चेहरे पे कोई ना कोई नदामत है, ना कोई पशेमानी है। इतनी छोटी उम्र के अंदर, जैसे आपने बताया कि अभी ये जो बच्ची है जिसके लिए रिश्ते की बात की कि उसके फैमिली ने, वो भी छोटी उम्र की, ये भी छोटी उम्र की, क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ यही वजह बनी होगी या इसके अलावा कोई वजह हो सकती है? क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतनी प्लानिंग करना, जैसे डेफिनेटली प्लानिंग कर रहा होगा ना, क्योंकि आप लोग हर दूसरे तीसरे चौथे दिन तो यहाँ नहीं आते होंगे, कई, जैसे आप खुद भी बता रहे हैं कि 2-3 महीने बाद आप यहाँ पे चक्कर लगता है। इसका मतलब है कि वो इंतज़ार कर रहा होगा, इस सारी चीज़ की प्लानिंग कर रहा होगा, और उसको मोटिवेट भी किया होगा। ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक बच्चा इस तरह की माइंडसेट का है और उसके घर वालों को पता ना हो। एग्जैक्टली जी, ये एक हमारे माशी का अलमिया भी है कि उस बच्चे की तरबियत ऐसी हुई है। बाकी जो रीज़न है वो आपको पता है कि हमारा कल्चर ऐसा है, जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो बहनों और भाइयों की ख्वाहिश होती है कि हमारा आपस में चले रिश्ता हो जाए। इन्होंने इज़हार किया होगा डेफिनेटली, लेकिन ना हमारी तरफ से कोई इसका एक्सेप्टेंस किया, ना फॉर्मली उन्होंने कहा, ना कोई रिश्ते की बात हुई बेटी की, ठीक है। अब उसने खुद अज्यूम किया है कि शायद मुझे इनकार किया है, तो इनका ये प्रोग्राम है कि वो मेरे बेटे के साथ रिश्ता कर देंगे। हालांकि बेटी वो बड़ी है और वो उसको कहता भी आप ही था, और मैं भी सर थोड़ा एजुकेटेड हूँ, मुझे पता है जब बच्चे बड़े होते हैं तो शादी उसी वक्त ही होती है। तो 8-10 साल पहले शादी का ना तो मेरे जहन में कोई ऐसी बात थी। अब उसने क्यों सोचा है वो आपको पता, आप टीन एज से गुजरे हैं। टीन एज एक अलग ही दुनिया है जहाँ पर इंसान के अपने रूल्स होते हैं, अपनी थॉट्स होती हैं, वहाँ पेरेंटिंग नहीं चाहता, वो कंट्रोल नहीं चाहता, ठीक है, वो मेंटरिंग चाहता है बेसिकली, ठीक है। तो वो एक दुनिया ही अलग है। उसने जो प्लानिंग पूरी की है 1-2 माह में या 3 माह में, वो मुझे बता रहा था बेटे का जो छोटा कज़न है कि वो पूछा करता था कि तलाक कब आएगा। तो वो कहता मैंने पूछना यार कि तुम तलाक का क्यों पूछ रहे हो बार बार। तो उसने कहा यार कि मुझे उसके साथ खेलने में मज़ा आता है। तो प्लानिंग तो वो कर रहा था, इट इज़ प्लान मर्डर। ये ऐसा नहीं कि कोई अनप्लान्ड है या अनइंटेंशनल है, इट इज़ प्लान मर्डर। छुरी वो घर से साथ लेके गया है, जिस तरह उसने उसको मर्डर किया है जाके, तो पूरा प्लान मर्डर है। बाकी ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे माशरे के लिए भी। इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत ना करें। यानी अगर मेरी अच्छी तरबियत को एक बुरी तरबियत ने मार दिया आज, तो इसका मतलब फिर यही हुआ ना कि हम अपने बच्चों को कहें यार तुम भी बदमाश बनो और जिसको मर्ज़ी मार दो जाके। लॉयर का बेटा होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको लाइसेंस टू किल मिल गया है, आप 007 है जिसको मर्ज़ी मार देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये रियासत मदीना है जिसके नाम पे वो बार बार कहते हैं जी कि हम इंसाफ करेंगे और ये करेंगे। तो किधर है वो रियासत मदीना? मुझे तो अभी तक वो नज़र ही नहीं आई। 3-3.5 साल का टाइम हो गया इनका, कहीं पर वो शुबा भी नहीं है रियासत मदीना का। नहीं, ये जो भी आपने गुफ्तगू के अंदर एक जुमला अदा किया कि उनके वालिद साहब शायद गालिबन वकील हैं,
तो आपको क्या लगता है कि वो जो इंसाफ की राह है उसके अंदर कोई रुकावट डाल सकते हैं, या आपको इंसाफ की जो फराहमी है उसमें कोई तातुल का शिकार हो सकती है? क्या आपको बिल्कुल जी, खदशात हैं? बिल्कुल खदशात हैं जी। और आपको पता है हमारे लॉयर्स का भी, और स्पेशली जब उसका बाप भी लॉयर है तो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा जो आपको पता है जुडिशल सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आपकी पहली न्यूज़ आई है ना जी मीडिया की, वो भी ये थी कि किसी एक लड़की की वजह से एक लड़के ने, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिया। अब मीडिया भी देखें ना, स्टार्ट से ही स्टार्ट हो गया, ठीक है, इस तरह की बातें करने, तो वो डेफिनेटली वो इन चीज़ों को यूज़ करेंगे कि वो मतलब जो भी वो कर सकते हैं हर्डल्स क्रिएट करेंगे वो इस निज़ाम की फराहमी में यकीनन करेंगे वो। लेकिन जो मुलजिम का शायद आपने अगर बयान देखा हो, पुलिस ने उसको जब चंद घंटों के बाद हिरासत में लिया तो उसने बरमला वीडियो बयान अपने में कहा कि उसने तलहा को कत्ल किया है, और तलहा को ना सिर्फ छुरी से उसको ज़िबा किया है बल्कि जो वजह थी वो भी उसने बताई कि रिश्ता भेजा था और उसको लगता था कि इसके साथ वो शादी करना चाहते हैं इसलिए। तो आपको नहीं लगता कि वीडियो एविडेंसेस तो आजकल जो फोरेंसिक एविडेंसेस हैं उसकी तो बहुत यानी तमाम अदालतें जो हैं फोरेंसिक एविडेंसेस को मानती हैं, तो फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि इंसाफ नहीं आपको मिल सकेगा? देखिए क्वेश्चन ये है कि वेदर दैट मीडिया क्लिप, दैट वीडियो क्लिप इज़ एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल है तो फिर तो उसको कोई बचा नहीं सकता ना। लेकिन मुझे पता है कि वो, आपको पता है कि वो ये कहेंगे यार कि ये जो कन्फेशन स्टेटमेंट है दैट इज़ इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, तो वो यकीनन इस चीज़ को भी यूज़ करेंगे कि इंसाफ किसी लिहाज से ना हो। वो इस चीज़ को भी ऐसे ही पेश करेंगे कि पुलिस ने प्रेशर डाला था, बच्चे ने बयान दे दिया। सही। भाई आप बताइएगा, आपका नाम? नवीद। आप इस घर में रहते हैं जी? मोहल्ले में कितना अरसा हुआ आपको यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए? मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। और ये जो कातिल की फैमिली है ये कितने अरसे से यहाँ पे है? ये कम से 6 माह 8 पहले माह पहले आए होंगे। इंटरेक्शन वगैरह होता था इन लोगों के साथ आपका? हम लोग एक मतलब कि मोहल्ले में कुछ दोस्त हैं जो हम लोग मिल के जो है ना कुछ गली का निज़ाम को बैरियर लगाने हैं या कुछ कलर्स करवाने हैं या अपने मोहल्ले को या गली को अच्छा रखना है, साफ़ सुथरा। तो उस हवाले से हम 8 लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन था कि चलो ऐसे मामलात को देखा जाए। तो उनमें उनके वालिद, उसका वालिद भी शामिल है। तो नॉर्मली हम लोग रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, कि कोई ऐसी भी बात नहीं थी कि जिसमें हम कह सके कि कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है। लड़का भी आप लोगों को नज़र आता होगा जो मुलजिम है, उसका तौर तरीका कैसा था, कैसा रवैया होता था उसका लोगों के साथ? असल में हम लोग थोड़े उनके तिजारत से ताल्लुक़ है तो रात को लेट नाइट थोड़ा आते हैं, तो इसलिए जब कभी मुलाकात होती थी, सलाम दुआ होती थी, बच्चों का दोस्त बना हुआ था। और नॉर्मली कोई बातें ऐसी, कोई भी ऐसी बात हमें नज़र नहीं आती थी कि वो मेंटली तौर पे कोई अपसेट है या किसी किस्म की उसको बीमारी लाहक है या कोई ऐसी चीज़ हमें उसमें नज़र नहीं आई। वो बिल्कुल ठीक था, इजीली बच्चों के साथ खेलता था, फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलते थे, या बच्चे बाहर खेल रहे हैं, आते जाते हैं, हम लोग सलाम दुआ होती थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। जब जैसे अभी तरह के वालिद साहब बता रहे हैं कि उन्होंने रिश्ता भेजा और आप लोगों ने जो भी ग्राउंड सी उसकी वजह से आप लोगों ने माजरत कर ली, उसके बाद कोई रवैये में तब्दीली आपने देखी फैमिली की या उसके बच्चे? नहीं, असल में देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने एक परमानेंटली एक कह दिया कि ऐसी कम नहीं करना, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। हम लोगों ने नॉर्मली बात की है कि हम आउट ऑफ कॉस्ट नहीं करते। और दूसरा, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अभी 8-10 साल हम लोगों को चाहिए कि अभी बच्चे छोटे हैं, तो हम लोगों ने 8-10 साल अभी नहीं करना। तो जिसकी तरफ से, उनकी तरफ से कहा भी गया कि चलें हम 8-10 साल इंतज़ार करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप हम लोगों को अच्छा देखेंगे तो आप खुद ही कहेंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर अल्लाह की रज़ा में कोई ऐसी। तो आपके घर के जो बच्चों के साथ, जिनके साथ वो खेलता था, जैसे भी तलहा के वालिद साहब ने भी कहा कि वो बार बार पूछते थे, तो कोई तब भी आप लोगों को कोई हिंट नहीं मिला? क्यों पूछता है? कोई बच्चों ने कभी बताया हो कि जी? असल में सिचुएशन ऐसी है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं। काफ़ी मोहल्ले में, हमारी गली में तो माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं और काफ़ी रौनक रहती थी, तो कभी ऐसी बात फील नहीं हुई। नॉर्मली जैसे बच्चों ने सुनी अनसुनी कर दी कि भाई एक बच्चा पूछ रहा है तो वो हमारा कज़न है, 4 माह बाद आ गया, 6 माह बाद आ गया, जब भी आएगा
तो हम बता देंगे। वैसे भी एक बच्चों को होता है कि अगर उनका कज़न कोई आ रहा है तो वो दोस्तों को बताते हैं यार मेरी पुप्पो आ रही हैं रहने के लिए। अब बच्चों की इतनी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग नहीं समझ सकते हैं। कत्ल करने के बाद फैमिली यहाँ पे ये कोई आपसे रब्ता वगैरह उन्होंने किया? नहीं, जहाँ तक हमारे इल्म में है वो यहाँ से चले गए हैं फिल वक्त, तो बाकी रब्ता किसी ने भी नहीं किया। और आप लोगों से किसी तरह का कोई रब्ता मुल्ज़िम पार्टी की तरफ? नहीं, कोई रब्ता। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ, यानी आपकी गुफ्तगू से तो यही लगता है जैसे आपको जुडिशल सिस्टम। जी कहना चाहूँगा कि पुलिस वालों ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया है। वो लोग आए हैं, एसपी साहब आए हैं कैंट के, और SHO साहब आए हैं, यानी कि उन्होंने काफ़ी हमारे साथ, वो जैसे वीडियो बयान भी जारी हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पे आके और वो छुरी भी बरामद कर ली है। और जो है ना, जैसे आप कुछ मुतमईन नहीं लगते हमारे जुडिशल सिस्टम से और जो इंसाफ की फरहमी में जो तकाज़े पूरे किए जाने होते हैं, क्या कहेंगे लास्ट में? पहले सर मैं ये बताऊंगा कि मेरे ऊपर जो करबला गुजरी है, तो करबला में जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए थे, यजीद का कत्ल उसी दिन हो गया था। तो ये भी उसी तरह का ही है कि उसकी जो मॉरल डेथ है वो तो हो चुकी है पहले ही। अब वो फिज़िकली ज़िंदा है, वो अब अल्लाह ताला जानता है जब तक ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा, अज़ाब होगा या जो भी होगा। लेकिन मुझे ये भी तसल्ली है कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरे साथ खड़ी है, ठीक है जी। और अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं मज़लूमों के साथ हूँ। तो मेरे से ज़्यादा पावरफुल इंसान शायद इस वक्त दुनिया में ना हो कि जिसके साथ अल्लाह की ज़ात खड़ी होगी। बाकी उसका इंसाफ का एक निज़ाम है, वो कब करता है ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन ये हकीकत है इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में जाके तो बिल्कुल इंसाफ होगा। बाकी जहाँ तक ये आपने बात की है कि हर्डल्स वगैरह की, तो डेफिनेटली मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि, और मैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, जो इस मुल्क के चीफ़ एग्जेक्टिव भी हैं, प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं, वो अरबाब बाख्तियार हैं सारे, तो उनसे अपील यही करना चाहूँगा कि इस मामले को ऐसी नज़र से देखें कि जैसे उनका अपना बेटा इस दुनिया से चला गया, ताकि वो उस पेन को फ़ील करें जिस करब से मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ, जिस गम से मैं निडाल हूँ इस वक्त, वो उस चीज़ को फोर्स ही करें। और बाकी जो अवाम है, माशरा है, उसको महफूज बनाएं ऐसे रज़ा अली से, जो कि किसी भी अच्छी तरबियत को, अच्छे लोगों को किसी वक्त भी अपनी अमारत के या इन्फ्लुएंस के जोम में ख़त्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आप मकतूल के उर्सा की गुफ्तगू सुन रहे थे। बेशक जो तकलीफ़, जो कर्ब इनके ऊपर इस टाइम टूट रहा है, उसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं और उसको अल्फाज में भी बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह इस लड़के ने, इंतहाई कम उम्र लड़के ने तलहा को कत्ल किया और उसकी बाकायदा प्लानिंग करता रहा, और आपने सुना भी कि वो बाकी उसके कज़न्स वगैरह से पूछता था कि वो फैसलाबाद से कब यहाँ पे रहने के लिए आएगा। इसका मतलब है कि वो काफ़ी अरसे से प्लानिंग कर रहा था और उसने ये चीज़ जहन में बिठाई हुई थी कि जब भी तलहा आएगा तो उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर देना है, और वो उसके अंदर कामयाब भी हो गया। बेशक पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन अभी जिस तरह के उनके वालिद के आप खदशात सुन रहे हैं, इंसाफ की फरहमी मुमकिन होती है या नहीं होती, ये वक्त बताएगा, और पुलिस की कारकर्दगी जो है वो भी सामने आ जाएगी। इस तरह के वाक़यात माशरे में रोनुमा क्यों हो रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर जहाँ पे इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए पुलिस को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, वहीं पर जो मुद्दई हैं वो अपने खदशात का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि जो मुलजिम है उसके वालिद जो हैं वो लीगल फिटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो केस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश भी कर रहे हैं, और उनको खदशात हैं कि इंसाफ की फरहमी जो है वो नहीं हो सकेगी। साथ ही साथ जो बच्चा कत्ल हुआ है उसकी उम्र तकरीबन 13.5 साल बताई जाती है, और जो कातिल है उसकी उम्र 16, 17 या 18 साल बताई जाती है।
इस तरह के वाक़यात में केस, इस तरह के नौयत के केसेस जो हैं वो किस तरह से चलते हैं, कौन सी सज़ाएँ होती हैं, ये जानने के लिए ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे कानून हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी हैं, इनसे जानते हैं। ज़फ़र साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अगर ये जो लड़का है, अगर इसकी उम्र फॉर ए मोमेंट हम ये मान लें कि 17 या 18 साल है, तो कोर्स ऑफ लॉ क्या है? ये जुवेनाइल में फॉल करता है या ये अडल्ट्स के ही मुताबिक इसके कानून जो है वो हरकत में आएगा इसके खिलाफ? बहुत शुक्रिया जी। एज की जो डिटर्मिनेशन के लिए एक फैक्टर है, पहला तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, दूसरा मैट्रिकुलेशन का एक सर्टिफिकेट ऐसा है जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ भी होती है। हमारे और टेस्टिमोनियल्स पे डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। अगर इस बात का तयन करना हो कि किसी की डेट ऑफ बर्थ क्या है और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसको सपोर्ट ना कर रहे हो, तो हमारी मेडिकल साइंस के अंदर मूडीज़ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बड़ी क्लियर है। डिटर्मिनेशन हो सकती है कि उम्र कितनी है। अब डिपेंड करता है कि क्या वो ये वाला राइट क्लेम कर रहे हैं कि जुवेनाइल में ये फॉल करता है कि नहीं करता। तो फिर सबसे पहले ये डिटर्मिनेशन हो जाएगी तो कि इसकी एज जो है वो 14 बरस से कम है, तो फिर उसके लिए एक अलग जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है और उसके अंदर जो है वो मैक्सिमम सज़ा नहीं दी जाती, लीनियंट व्यू लिया जाता है। एक तो ये वाला फैक्टर है और अभी देखने वाली बात है कि क्या इसमें फॉल करता है नहीं। अगर नहीं करता तो जो ऑर्डिनरी लॉ है, जिसने किसी की जान ली, कत्ल किया, उसके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो कि सब लोगों के साथ होता है। आपने अगली बात की है, ये बड़ी जो है हमारे लिए शर्मनाक बात भी है कि माशरे के अंदर जो ताकतवर लोग हैं, और ताकतवर लोग या पैसे की वजह से या अब मुझे कहने दीजिए कि हमारी जो लॉयर्स फ्रेटर्निटी है कुछ अरसे से बार का फोरम जो है वो यूज़ करते हैं, और वो यूज़ करते हैं उसके अंदर आम बंदा जो है उसको बैलेंस नहीं मिलता जो कोर्ट के सामने मिलना चाहिए या पुलिस अथॉरिटीज़ के सामने मिलना चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप की शक्ल में जाके वो लोगों को जो है इसके ऊपर इन्वॉल्व करते हैं और प्रेशराइज करते हैं, और वो इंसाफ मिलना जो है लोगों के लिए दूर की कौड़ी हो जाता है। इसीलिए ये जो टर्म आ रही है वकला गर्दी वगैरह, ये चंद वकला ने इस तरह से बार के फोरम को और अपनी कम्युनिटी को यूज़ कर लिया है कि वो नॉर्मल कोर्स में जो जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिस तरह से कोर्ट सिस्टम को प्रोसीड करना चाहिए, उसके ऊपर उनका एक प्रेशर तो बहरहाल है। तो माजी में भी ऐसे मामलात हुए हैं। अच्छा। एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस चला था, उसमें भी एक सीनियर लॉयर जो हैं, उनके बेटे जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। उन्होंने अपनी कुलीग के साथ जो कि लॉ की स्टूडेंट थी, इसी तरह का रवैया अख्तियार किया कि वो जब शादी से उसने इनकार किया है और उसमें तैश में आके उन्होंने गर्दन को बुरी तरह से काटा था। और उस मसले में मुझे ये कहने दीजिए कि जो ट्रायल के लेवल के ऊपर मजिस्ट्रेट साहब का बड़ा ही एक शानदार बात थी कि उन्होंने उस बच्ची की जो छोटी बहन थी जो कि बिल्कुल अभी नाबालिग थी, उसका बयान रिकॉर्ड किया था, वो आई विटनेस थी और उस पर रिलाई करके उसको सज़ा दे दी थी। लेकिन एडिशनल जज लेवल के ऊपर जो है वो बैलेंस आउट हो गया, सज़ा कम हो गई। फिर हाई कोर्ट के अंदर भी जो है उसको उन्होंने एविडेंस को कंसिडर नहीं किया और फोरेंसिक एविडेंस कंसिडर नहीं हुई थी। मसलन एक हेलमेट पहना हुआ था उसने, उसके ऊपर जो बाल लगा हुआ था उसका जो है उन्होंने डीएनए नहीं करवाया हुआ था। और इसी तरह से एक कैमरे के अंदर फुटेज थी जो उस लॉ कॉलेज जिसके बाहर ये वाक़या आया था वो वहाँ पे भी वो थी, उस फुटेज को भी कंसिडर नहीं किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा काबिल गौर फैसला है कि आसिफ सईद खोसे साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि पूरी दुनिया में और किसी का नाम नहीं लिया इस खातून ने, आपके बेटे का ही नाम क्यों लिया, वाई हिम। और उन्होंने कहा कि अगर एविडेंस नीचे कंसिडर नहीं हुई, हम उस सारी एविडेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसे कंसिडर करेंगे। और उसको मैक्सिमम सज़ा हुई थी बार के प्रेशर के बावजूद भी। लेकिन जनरली ये बात है कि अभी नूर मुकदम केस के अंदर भी यही बहस हो रही है कि क्योंकि बहुत मालदार लोगों का मामला है तो वो पुलिस जो है ना वो बड़ा तसाहिल से काम लेती है, लंबा इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। और एंड ऑफ द डे जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि हमारा जुडिशल सिस्टम जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा सुकम है। सुकम ये है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि सेंटर स्टेज पे बैठा है, बहरहाल इन्वेस्टिगेशन उसने की है, वो कहते हैं जी पुलिस के सामने जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, उसकी तो एविडेंस ही कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो सारे का सारा जुडिशल सिस्टम उसके अंदर बुनियादी ये खराबी है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कैसी भी इन्वेस्टिगेशन की हो, बहरहाल की उसने, तो आपको तो उस पर रिलाई करना चाहिए। उसको
झाड़ें पड़ रही होती हैं, बेशक वो पुलिस वाला है, बेशक वो नैब वाला है, बेशक FIA वाला है, तो जजेस उसको कंसिडर ही नहीं करते। इसका फ़ायदा जो बेनिफिट ऑफ द डाउट है वो अक्यूज़ को चला जाता है और इन द लॉन्ग रन, और फिर जितना बड़ा कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी उतना बड़ा वो वकील कर लेता है, और जज साहब जो है उसको वॉच कर रहे होते हैं, और एंड ऑफ द डे वो कहते हैं जी यू आर नॉट गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, तो लोग जो है ना वो बच जाते हैं। लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि एक छोटे उम्र के लोगों की रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी मेरा ये ज़ाती ख्याल है, पहले तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना जी, उसके अंदर अब एक तब्दीली करने के लिए और उस माइंड सेट को चेंज करने, इसके अंदर तरामीम भी बेशक करनी पड़े तो करनी चाहिए। अभी ये क्रिमिनल साइड के ऊपर कुछ अच्छी तरामीम, जहाँ ऐसे हुकूमत ने बुरी बातें की होंगी, बेशक ऑर्डिनेंस के जरिए से कुछ अच्छे लॉज भी बन रहे हैं। उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उन्होंने टाइम लाइन भी लगा रहे हैं कि जो जज साहबान एक मुकर्रर वक्त के अंदर केस का फैसला नहीं करेंगे उनको भी हाई कोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ेगा, और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। एक तो ये बात। दूसरे, हमारे जज साहबान को जी प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। जो ट्रायल के जजेज हैं उनको किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसीलिए आपने देखा होगा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि सारी सिक्योरिटी वगैरह होती है और वहाँ पे लोगों को ये मौका मिलता है कि वो आके शहादत भी दे सकें, या तो गवाहों को भी जो है खौफजदा किया जाता है। लोग बाहर जुलूस लेके आ जाते हैं, तो जो बेचारी पार्टी कंप्लेनेंट है वो तो बड़े कमज़ोर पोजीशन के अंदर होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भी कोई इकदाम करने की ज़रूरत है। जिस तरह आप मीडिया के अंदर इस तरह के केसेस को हाईलाइट कर रहे हैं, इनका लॉन्गर रन में जो है इम्पैक्ट होगा, क्योंकि फिर जब प्रेशर बिल्टअप होता है कि दुनिया देख रही है और सिविल सोसाइटी भी देख रही है, तो आप इतनी धांधली नहीं कर सकते। जैसे अब ये नूर मुकदम केस के अंदर अब आप देख ही रहे हैं कि अगर सिविल सोसाइटी जो एजिटेट कर रही है, अगर मीडिया पर ये इशू रेज किया जा रहा है, तो शायद इसको कारपेट के नीचे डालना इतना आसान ना हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो एक्यूज पार्टी उसने बड़े एक हाई प्रोफाइल केस वकील कर लिया है, और ज़ाहिर है वो लंबा करने के बादशाह होते हैं, वो लंबा करते रहेंगे, और जज साहब जो है उनके पास एविडेंस ही अगर नहीं आएगी तो ही इज़ नॉट नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह मियाँ, अगर एविडेंस ही नहीं आती मौके की तो लॉन्ग रन में जाके लोग जो हैं वो बच जाते हैं, और इससे जो कमज़ोर तबकात हैं सोसाइटी के वो बहुत ज़्यादा नाला हो चुके हैं। और अब जुडिशल सिस्टम इट हैज़ आउट रन इट्स लाइफ ऑलरेडी। अब आप देखें कि लोग तो ये हमसाया मुल्क के अंदर जो हुआ है, और उसमें सारी बुराइयों के बावजूद जो कहते हैं ये जो क्विक जस्टिस सिस्टम है उसका हल निकालना, और ये जो लोग हैं, मेरा ये ख्याल है कि इंसानों के हकूक़ हैं, हैवानों के भी हकूक़ हैं, दरिंदों के हकूक़ नहीं होते। ये लोग तो दरिंदे हैं जो इतनी बेदर्दी के साथ इस तरह के वाक़यात आते हैं। छोटी बच्चियों से ज्यादती हो रही है, आप मोटरवे के ऊपर जाके ख़वातीन के साथ जो है वो ज्यादती हो जाती है, आपके सामने मीनार पाकिस्तान का वाक़या हो जाता है। ये अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके पास वेपन्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? फिर उनके माँ बाप जो है वो तरबियत में इतनी कमी है कि वालिदैन अपना रोल ही अदा नहीं कर रहे, और उल्टा उनके साथ खड़े हो जाते हैं। सोसाइटी का जो सबसे गंदा और ख़राब बच्चा होता है, जब भी इसी तरह का कोई जुर्म कर देता है, वो सारा गांव, सारा मोहल्ला, सारा इलाका उसकी पैरवी करने पहुंच जाते हैं। आप कचहरियों के अंदर खाने पकने लग जाते हैं, उसको माया लगे हुए कपड़े मिलते हैं जैसे वो कोई हीरो है। तो ये जो हमें विलन्स जो हैं उनको सजा देनी है, और इसके लिए कानून बड़ा सख्त होना चाहिए, इबरतनाक सजाएं होनी चाहिए कि आप, और क्विक जस्टिस होनी चाहिए, डिलेड जस्टिस कोई नहीं होती, और लोग इसकी अब तलाश में हैं। साहब, आपने शुरू में एक बात कही थी कि जुवेनाइल अगर 14 साल से, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि 14 साल से कम जो मुलजिम होता है उसको क्या सज़ा होती है कत्ल में, और जो 14 साल से ऊपर होता है उसको क्या सज़ा का फ़र्क कैसा है? सज़ा तो यहाँ तो सज़ाए मौत तक हो सकती है या उम्र कैद भी हो सकती है। उसको कहते हैं जी ये इतना छोटी उम्र का बच्चा है, इसको आपने इतनी सज़ा नहीं देनी। उन्होंने कहा जी इसको जो मैक्सिमम आप पनिशमेंट दे सकते हैं जी वो 7 साल की आप पनिशमेंट दे दें। और उसके अंदर भी वो एक रेफॉर्मेटरी थेरी आ जाती है कि उसको माशरे का कल बेहतर शहरी बन सके, तो उनका तो जेल के अंदर जो है ना अलहदा एक जेल होती है, और वहाँ पे रिफॉर्म करते हैं, और वो कहते हैं कि जी इनको अपने हीनियस क्राइम्स में नहीं लाना। लेकिन एक बात ये भी सोचने वाली है कि एक बंदा उस उम्र को अभी बच्चा पहुँचने वाला है, तो जो सीनियर्स हैं उसकी फैमिली के लोग और जो पीछे उनके पश्तपनाही कर रहे होते हैं वो कहते हैं जी इससे जुर्म करवा लो। मसलन अगर वो 6 महीने ही उसकी उम्र कम है तो उसके हाथ में पिस्टल दे दिया, उनके ज़रिए से नारकोटिक्स जो हैं उनको भी डील किया जा रहा है। तो उन बच्चों को इस तरह की जो सज़ा देनी, देखिए मारूजी हालात होते हैं मुल्कों के, हम हर चीज़ इस वेस्ट की तरफ जाके उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे छोटी उम्र के बच्चे जराइम में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो जाके नशा सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, वो कत्ल कर देते हैं कि जिसकी प्रोटेक्शन मिले। तो यहाँ पे लोग क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वो पहले ये प्रोटेक्शन बनाते हैं, वो कहते हैं जी किसी ऐसे से ये जुर्म करवा लो जिसकी उम्र कम है। और यहाँ पे तो आप देखें ये भी बड़ी काबिल गौर बात है कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो मेजर अभी है नहीं, उनकी शादी तो हो ही नहीं सकती। तो ये इंसिस्ट करना, और ये जो छोटी उम्र की शादियाँ हैं इनको भी डिस्करेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो छोटी उम्र में शादी कर देते हैं।
ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का राइट भी है लड़की के पास या लड़के के पास कि छोटी उम्र में आपने शादी कर दी। बाज़ औक़ात कोई कत्ल का खून बहा देने के लिए वो कहते हैं जी हाथ दे दो, छोटी बच्ची का बड़े बूढ़े बंदे के हाथ में हाथ दे देते हैं। तो अभी तो उनकी पनपने की उम्र है, उनकी उसकी उम्र है सोचने की, लेकिन ये देखिए कि लोग कितने ज़्यादा मैच्योर हो गए हुए हैं कि इस उम्र के अंदर वो यहाँ पर ये शादी ब्याह की बातें कर रहे हैं और अगर कोई नहीं मान रहा तो उस पर धौंसदानली कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेयर एलिगेशन कि इस लड़के के साथ करना चाहिए। सोचने वाली बात ये है कि अगर न्यूट्रलिटी से सोचा जाए तो उसकी तो शादी उसके साथ भी अभी नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो माइनर है, छोटी उम्र की बच्ची है। तो बहुत शुक्रिया। ज़फ़र इकबाल कला नूरी साहब थे, बहुत खुल के बोले और उन्होंने इस चीज़ को बहुत डिस्करेज किया है कि ताकतवर लोग जो हैं वो इंसाफ की फराहमी में ना सिर्फ रोड़े अटकाते हैं बल्कि अपने मुताबिक फ़ैसले कराने की भी कोशिश करते हैं। और इस केस के अंदर भी मुद्दई जो है उनको अभी तक तो यही लग रहा है कि क्योंकि लॉयर फ्रेटर्निटी के लोग मुलविस हैं, उसके बच्चे के वालिद जो हैं वो बताया जाता है कि वो लॉयर हैं, तो उनको लगता है कि इंसाफ नहीं मिल सकेगा। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, प्रेशर डेवलप होता जा रहा है, तो आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें जो हैं उनका हल निकालना नागुज़ीर हो जाएगा। जिस केस के ऊपर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी। वो तो सिर्फ यही चाहते हैं कि इंसाफ की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाया जाए और उसके वालिद जो है वो कहीं पर वालिदैन की जानिब से बच्चों की परवरिश में जो कमी रह जाती है उसको भी पॉइंट आउट करते दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो हमारे कानून थे उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पाकिस्तान में आज भी ताकतवर जो है वो इतनी हैसियत रखता है कि वो फ़ैसले जो अपने मुताबिक करवा सकता है और ज़्यादातर केसेस के अंदर प्रेशर डाल के फ़ैसले जो हैं उनको डिस्टॉर्ट करा दिया जाता है, जिसकी वजह से मुद्दइयों को इंसाफ मिलने में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस बच्चे ने, इसकी उम्र भी तकरीबन 17-18 साल बताई जाती है, इसने इतना इंतहाई कदम कैसे उठाया, किस तरह से इस उम्र में बच्चा जो है वो टेंडेंसीज डेवलप कर लेता है कि वो इतना नेगेटिव सोचना शुरू कर दे। ये जानने के लिए हमारे नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। सबा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू। ये जो टीन एज होती है इसके अंदर बच्चे जो हैं वो नई टेंडेंसीज जो है डेवलप कर रहे होते हैं, बहुत पॉजिटिविटी उनके अंदर आती है। लेकिन अभी कहा लोग क्रिटिसाइज इस तरह से करते हैं कि मीडिया पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई जाती है फिल्मों में, कार्टून्स में, ड्रामाज में, कि बच्चे जो हैं उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। इस केस के पर्टिकुलरली क्या आप कहेंगी कि छोटी उम्र का लड़का है और इतने अरसे से प्लानिंग की, 3-4 माह से फिर बच्चे के आने का इंतज़ार किया और फिर 13.5 साल के बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से छुरी से वार करके कत्ल किया, क्या कहेंगी? देखें, सबसे पहले तो ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की है और इलेक्ट्रिक मीडिया की बात की है, मैं इसके बारे में बात करूँगी। देखिए, ये जो बात है ना कि इतने छोटे से बच्चे के दिन में ये बात आ रही है कि मैंने शादी करनी है टीन एज में, इस बात को ही देखना बहुत ज़रूरी है कि इतने से बच्चे के जहन में ये बातें कौन डाल रहा है कि इतनी सी उम्र में ही शादी कर लेनी चाहिए। ऑब्वियसली उसके पीछे हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है क्रिएट कर रहा है। आप देखिए, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, बच्चों का ऐसे एक क्लिक पे उनकी एक्सेस है और एक क्लिक पे वो जिस तरह की वीडियोस चाहते हैं उस तरह की वीडियोस वो देख सकते हैं। फिर उन वीडियोस को लेके देखें ना, छोटे बच्चे हैं, हमारी सोसाइटी बच्चों को किस तरह से बिल्डअप कर रही है, पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे का जहन उस चीज़ को किस तरह से ले रहा है, बच्चे का एक्सपोजर क्या है। अगर बच्चा पहले से ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव चीज़ों को ही ज़्यादा एक्सेस करेगा और उनके ऊपर वो उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह की वीडियोज़ वो देख रहा है। और जहाँ तक बात है इस बच्चे की, देखें छोटा सा बच्चा है और टीन एज का, इतने बच्चे को तो हम देखें 9th-10th क्लास का बच्चा है, हम उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, लेकिन हम उसको ये सिखा रहे हैं, ये कह सकते हैं हाँ कि ठीक है, अगर तुम शादी करना चाहते हो
पेरेंट्स आर विलिंग कि हाँ ठीक है, वो रिश्ता लेके गए थे। हम कर देते हैं। हम बच्चों को प्रॉपर एजुकेट ही नहीं कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया जिस तरह आपने बताया। तो वो जो दूसरा बच्चा है, उसकी जो वो एक फीलिंग है रिजेक्शन की, वो इतनी ज़्यादा हिट हो रही है कि वो उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। यहाँ पे हम एक साइकोलॉजिकली टर्म यूज़ करते हैं, इंस्टिंक्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन। ये इस तरह की चीज़ है कि हम इसमें लिव कैसे करेंगे। तो ये बचपन से ही बच्चे इसके साथ इसके अंदर वालिदैन का सबक आप समझती हैं, जो हमारा जिस घर के अंदर बच्चों की नशोनुमा हो रही होती है, जो वो देख रहे होते हैं अपने वालिदैन को करते हुए, उस चीज़ को वो अडॉप्ट करते हैं या वालिदैन की तरफ से तरबियत में कभी? बहुत 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 इम्पोर्टेंट। देखें, पेरेंट्स का जो छोटा बच्चा होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को ना कॉपी कर रहा होता है। हम उनको बता के नहीं सिखा सकते कि बेटा ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। पेरेंट्स नेगेटिव कर रहे हैं, पेरेंट्स के नेगेटिव रोल है, पेरेंट्स की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, शौहर घर आता है, बीवी से लड़ रहा है, बीवी शौहर से लड़ी है। बच्चा मुंह से कहने से नहीं सीख रहा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बच्चा वो सीखेगा जो पेरेंट्स कर रहे हैं। बच्चे ने अपने दिमाग में उस चीज़ को फीड कर लेना है, उस चीज़ को फिक्स कर लेना है। तो उसके लिए जो उसकी जो तरबियत है, जो हम नर्चर कह रहे हैं, वो बच्चा उसी चीज़ के साथ नर्चर हो रहा है। हम उसको जितना मर्जी, वो बड़ा होगा, हम जितना मर्जी कह लें कि नहीं बेटा ये चीज़ गलत है, उसने जो बचपन से चीज़ सीखी है कि बाबा ने यूं किया था, मैंने भी यूं ही करना है, तो बच्चा बचपन से ही उस चीज़ को फिल्म कर रहा होता है। और फिर हम ये जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का फ़र्क है ना, फिर इस उम्र में बच्चे इस चीज़ को डिफरेंस नहीं कर सकते। वो नेगेटिविटी के साथ बड़े होते हैं, वो नेगेटिविटी ही उनके लिए ठीक होती है। आप जितना मर्जी उनको सिखा लें, वो उस पॉजिटिविटी पे नहीं आ सकते। ये आप समझ लें कि एक किस्म की साइकोलॉजिकल इलनेस उनके दिमाग में पैदा हो जाती है, जिसको जितना शुरू में कोप अप कर लें उतना तो बेहतर है। लेकिन जैसे हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स को नहीं समझ आते कि उनके बिहेवियर्स की वजह से बच्चे क्या सीख रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के साथ बच्चे बढ़ते जाते हैं। और फिर जब आप बच्चे बड़े हो जाते हैं, अडल्टहुड में आ जाते हैं, तो फिर इस तरह के क्राइम्स में बच्चे पड़ जाते हैं। सबा, इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि जिस तरह से वो जो मुलजिम है, वो ये बच्चा जो कत्ल किया, ये फैसलाबाद में रहता था। अच्छा। और ये उसके बारे में उसके रिश्तेदारों से इंक्वायरी करता रहा कि वो कब रहने के लिए यहाँ पे आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा, क्यों इतना टाइम है। यानी रिजेक्शन के बाद उसने 3-4 माह इस बच्चे का इंतज़ार किया, और फिर जब वो आया तो वो बाकायदा छुरी लेके उसको एक ज़ेर तामीर घर में लेके गया। फिर उसने सारा जो प्लॉट किया हुआ था उस तरह से उसको कत्ल किया, उसकी गर्दन पे छुरी फेरी, उसके जिस्म पे छुरी के बाद किए। एक बच्चा, यानी जिस उम्र के ये बच्चे होते हैं, हम यानी ये तो रोज़ाना की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, रोज़ाना नई से नई चीज़ सीखते हैं और पुरानी चीज़ें जो हैं वो डंप करते जाते हैं। अगर इसने इन पुरानी बातों को याद रखा और वो जो रंजिश थी रिजेक्शन की उसको भी जहन में रखा, तो इस बच्चे की आगे के फ्यूचर को क्या फोर्स ही करती हैं, और ये बच्चे की टेंडेंसीज क्यों ऐसी हैं? इसमें ना 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक फैमिली और एक सोसाइटी। सोसाइटी का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा मीडिया के थ्रू वैसे भी बाहर निकलता है, वो ये देख रहा है कि जी फलाने बंदे ने लॉ तोड़ा है, कुछ टाइम तक उसको सज़ा मिली है, उसके बाद कुछ नहीं पता। थोड़े टाइम के बाद हमारे मुल्क में भी आप देखें ना, लॉलेसनेस का ये हाल है कि कुछ टाइम तक पता लग रहा होता है, उसके बाद उस क्रिमिनल का क्या होता है नहीं पता। एक तो बच्चा उस चीज़ को अपने दिमाग में इस तरह से फीड कर लेता है कि वक्ती तौर पे तो होगा, ठीक है, उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दूसरी चीज़, हमारी ये जो फैमिली है ना, जो बच्चों को पुश कर रहे होते हैं, जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जाओ जाओ तुम ये कर लो, हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, ये चीज़ बच्चे के दिमाग को ना उस तरह से बिल्टअप करती जाती है। और इसी तरह बच्चे बढ़ते जाते हैं कि हम कुछ भी कर लें, पीछे हमारे पेरेंट्स तो बैठे हुए हैं, वो हमें पैसे दे के छुड़वा लेंगे। ये चीज़ वालिदैन की जानिब से बच्चों के ज़हन में डाली जाती है, बहुत बच्चों के, क्योंकि देखे ना, और ऊपर से हमारी सोसाइटी का ये इतना अजीब सा अलमी है ना, इस चीज़ को हया का इशू बना लिया जाता है। इस मतलब वो हया के नाम पे जी कत्ल है, अच्छा तुम्हारी उससे शादी होनी है, किसी की क्या मजाल के कोई उससे करे। इस चीज़ के साथ ही बच्चों में वो जेलसी फैक्टर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस चीज़ को बच्चे कोप अप नहीं कर सकते। बजाय इसके कि पेरेंट्स बच्चों को ये समझाएं कि अभी आपकी ये एज है, आपकी एज में अभी तो आप खेलो बेटा, अभी तो आप अच्छे तरीके से एजुकेशन हासिल करो, जब आप इस काबिल हो जाएंगे हम उस हिसाब से फिर आपका डिसीजन लेंगे। और फिर ये वाली चीज़ के जो हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि बच्चा फेल हो गया है तो जी बच्चे को कोसने लग जाते हैं।
और दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर देती हैं। ये हसद, ये जेलसी इस चक्कर में कि अच्छा हमारे पेरेंट्स की नज़र में तो फलाने का बच्चा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इस चक्कर में बच्चे आपस में लड़ाई झगड़े कि मैं वो बच्चा मेरे से आगे ना निकल जाए। हम बच्चों को ये सिखाते ही नहीं है कि फेलियर और पास इस सोसाइटी का ही हिस्सा है। अगर समटाइम्स हम फेल करते हैं तो अगले हम मेहनत करेंगे तो हम पास भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने रिजेक्शन की वजह से किसी और की जिंदगी खराब कर देंगे। राइट, वेरी थैंक यू। हमारे नौशाद की अब गुफ्तगू सुन रहे थे, इन्होंने भी वही वैलिड पॉइंट रेज़ किया कि अगर बच्चे के जहन में घर से ये चीज़ डाल दिया जाएगा कि अगर वो कोई गलती कर देगा और वालिदैन जो है उसको बाद में ठीक कर सकते हैं, तो बच्चा जो है वो फिर उस तरह से उसका जहन जो है वो नशोनुमा पाएगा और वो फिर कोई भी बड़े से बड़ा जुर्म करते हुए हरगिज़ भी नहीं कतराएगा। इस केस के अंदर भी यही देखा है हमने कि जिस तरह से बच्चा मुलजिम जो है वो इस बच्चे मकतूल बच्चे के आने का इंतज़ार करता रहा, आया और फिर जो उसने प्लानिंग की हुई थी, छुरी पास रखी हुई थी, उसको कत्ल कर दिया और उसके बाद उसको छुपाने के लिए उसने इकदाम भी किए, लेकिन पुलिस ने बर्बाद कार्रवाई करते हुए मुलजिम को तो पकड़ लिया, लेकिन बच्चे मकतूल के वालिदैन कहते हैं कि उनको इंसाफ मिलता दिखाई नहीं देता, जिसके ऊपर माहिर कानून कहते हैं कि ताकतवर के लिए इंसाफ और फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करना बहुत आसान काम है। और हमारे नफ्सियात भी यही कहती हैं कि कहीं ना कहीं पे हमें देखना पड़ेगा कि हम बच्चों की अपनी परवरिश कैसे करें। अगर हमारी परवरिश में कमी रह जाएगी तो बच्चे डेफिनेटली एक स्पॉइल्ड किड के तौर पे माशरे में आएंगे और वो फिर कोई भी इस तरह का जुर्म करते हुए सोचेंगे भी नहीं और रुकेंगे भी नहीं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अलाने के बाद।